अपने ही किए पाप का और अपने ही किए फैसलों का बोझ जिनसे नहीं उठाया जाता, ऐसी मक्कार और कायर रूहें, उन्हीं में से एक है समीक्षा। लेकिन क्या बात केवल इतनी ही है? तुम अब भी पूरी बात नहीं बता रही। आकाश ने अविश्वास से उसे देखा। समीक्षा सपाट चेहरे से उसे तकती रही और फिर, काफी समझदार हो तुम। वाकई बात सिर्फ इतनी नहीं है, उसने आकाश के करीब आकर कहा। तुम खुद को नहीं पहचानते। तुम दोनों केवल मार्गदर्शक नहीं हो, कुदरत में तुम्हारी और सुधा की खास जगह है। और तुम्हें अब भी यही लगता है कि मेरी दुश्मनी सुधा से है? वो ठहाका लगाने लगी। तुम और सुधा जैसी पवित्र आत्माएं कुछ ही बची है इस दुनिया में, कुछ ही है जिनके पवित्र वंशजों में से एक होगा अवतार। वो खामोश हो गई और उसकी वही कुटिल मुस्कुराहट जारी है। इसलिए तुम जैसों के वंशों की बेलों को काटना जरूरी है। सुनकर आकाश के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। तो क्या इसीलिए सुधा को उसकी दुनिया में फंसा दिया गया और आज समीक्षा उसके साथ इस तरह खेल रही है ताकि उससे कोई गलती हो और वह अपनी ताकतें, अपना अस्तित्व खो दे? सुधा के साथ रहकर उसे खतरों से बचाने की वजह से आकाश पहले ही अपने वजूद को दांव पर लगा चुका था। हाँ, वो जानता है कि ईश्वर की सत्ता को मानने वाले शैतान को धरती पर आने से रोकते हैं और ठीक वैसे ही शैतान की सत्ता को मानने वाले ईश्वर को धरती पर आने से रोकते हैं। लेकिन वो और सुधा इसमें कब और कैसे उलझ गए? कहीं समीक्षा उसे भ्रमित तो नहीं कर रही? लेकिन जो भी है, ये बहुत जटिल होता जा रहा है। इतनी जल्द हिम्मत मत हराना आकाश, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है तुम्हारे लिए। उसे देखकर मुस्कुराते हुए वो एक पल ठहरी। खंजर की नोक सी चुभती है ना तुम्हें क्षितिज और सुधा की नजदीकियां? उसके नथुनों से काला धुआं सा निकला। यकीन करो मेरा, बहुत जल्द मैं इस खंजर से तुम्हारे दिल को चीर देने वाली हूं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द सुधा, सॉरी, तुम्हारी सुधा मेरे क्षितिज के साथ उस गुफा में कैद हो। समीक्षा को उसके गुस्से की तपिश अभी से महसूस होने लगी है। मैं सोच ही नहीं पा रही कि तुम कैसे देखोगे वो सब होते हुए, क्योंकि उस भीषण नकारात्मक जगह पर कर तो कुछ पाओगे नहीं तुम। वहां आकाश के जबड़े कसने लगे, आंखें जलने लगी, मुट्ठियां भिंचने लगी। उसका स्वरूप दहकते अंगार सा हो गया। और तुम चाहते हो ना कि सुधा इस शरीर में वापस आ जाए? बिल्कुल। तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूं कि जब क्षितिज उससे संबंध बना रहा हो तो सुधा इस जिस्म में वापस आकर महसूस करे। उसके पूरा करने से पहले ही आकाश ने उसे जकड़कर दीवार पर भींच दिया था। इस जिस्म के बाद तुम कहां जाओगी? अब ये मेरी दिक्कत नहीं है। अब तक तुम अपनी मर्जी से इस शरीर को छोड़ सकती थी, लेकिन अब मेरी मर्जी से छोड़ोगी। उसने अपनी सुलगती हुई सी तर्जनी का पोर समीक्षा के माथे के बीचों बीच टिका दिया। बिजली की तरंगों सी कोई ऊर्जा आकाश की उंगली से निकलकर जैसे उसकी रगों में बहने लगी। समीक्षा कांप रही है। उसका शरीर इस तरह झंझना रहा है मानो उसने हाई टेंशन तार छू ली हो। उसके रोम रोम से काला धुआं निकलकर कमरे की हवा में घुलने लगा, मानो अंदर ही अंदर सुलग रही हो। वो जोर से चिंगाड़ पड़ी। एक गाढ़ा काला तरल उसके होठों से बहने लगा और उसके मुंह से मनहूस सी चीखें बाहर आने लगी। लेकिन इस चिल्ली पुकार का दायरा सिर्फ इस कमरे के अंदर तक है। बाहर इस कमरे के दरवाजे को छूकर गुजरती हवा भी उसकी चीखें नहीं सुन सकती। हालांकि यही मकसद था उसका, लेकिन आकाश को इस हद तक चिढ़ाकर उसने भारी गलती कर दी है। वो जो कर रहा है उससे समीक्षा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उसे कुछ करना होगा। समीक्षा की आंखें आकाश के चेहरे से हटकर दरवाजे पर चली गई। आधे सीने तक उभरे पैरों के घुटनों पर हाथ लटकाए अरुण अपने दरवाजे को तक रहा है। उसकी स्टडी टेबल पर रखा लैंप जल रहा है, मगर उसकी रोशनी दरवाजे तक जाते जाते थक जाती है और करीब करीब वैसी ही थकन है उसके चेहरे पर भी। वो सो नहीं पा रहा, बस सोच रहा है। कुछ देर पहले उसके साथ जो हुआ वो ख्वाब था या भ्रम, लेकिन उसे अच्छे से पता है कि वो जाग चुका था। और अगर वो सपना नहीं था तो समीक्षा को क्या हुआ है? उसने मुट्ठी भींचकर बिस्तर पर दे मारी। उसे सपने नहीं आते, और आते भी हैं तो बेहद सामान्य। लेकिन आज देखा ख्वाब अजीब था, भयानक था। और फिर वो खुली आंखों से सपना कैसे देख सकता है?
उसके पतियाने की ठीक सीध में उसके कमरे का बंद दरवाजा जैसे उसे खींच रहा है अपनी तरफ। बार बार एक ही विचार आ रहा है उसके जहन में कि सोने से पहले जाकर समीक्षा को देख आए। वो किस हाल में है, क्या कर रही है, वो कमरे में है भी कि नहीं। उसको अंदर ही अंदर जैसे कुछ आदेश मिल रहे हैं जिन्हें वो चाहे तो नकार सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। उसके नंगे पांव आहिस्ता से पलंग से उतरकर ठंडे फर्श पर पड़े और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। समीक्षा को एक बार देख ले तो शायद उसे नींद आ जाए। उसके दरवाजे के ठीक सामने समीक्षा के कमरे का दरवाजा है और इन दो दरवाजों के बीच इस 7 फीट की गैलरी को पार करने के लिए उसे बस 2 पल लगे। समीक्षा के कमरे के दरवाजे के सामने खड़े होकर वो एक बार हिचकिचाया। उसे अनजानी सी घबराहट हो रही है, मगर फिर बढ़कर उनके हाथों ने लॉक को मरोड़ दिया और अंदर किसी आंदेशे के साथ आकाश की नजरें दरवाजे पर गई। 2 दिन उसने समीक्षा से कहा और दरवाजे का पल्ला हिलते ही वो धुना हो गया। समीक्षा दीवार से झड़कर फर्श पर गिर पड़ी। दी धीमे से उसे आवाज लगाते अरुण ने कदम अंदर रखा। उसके पैर के नीचे कांच के टुकड़े चरमरा गए। उसका भयातुर हाथ दिमाग से कोई आदेश मिलने से पहले ही स्विच बोर्ड पर गया और उजाला होते ही दी वो चिल्ला उठा, भागकर उसके पास पहुंचा। फर्श पर कांच के बिखरे टुकड़ों के साथ समीक्षा चित पड़ी है। मुंह खोले इस तरह हांफ रही है मानो सांस ना ले पा रही हो। उसके मुंह से निकलती सफेद धारों ने आसपास पूरा फर्श सान लिया है। अरुण उसके ठंडे हाथों को जल्दी जल्दी रगड़ने लगा। मम्मी, वो मदद को आवाज लगाने लगा। मोबाइल की बजती घंटी की आवाज से कविता जी की नींद उचट गई। जम्हाई लेते हुए उन्होंने आंखें खोली। कल समीक्षा की चौकीदारी करते हुए उन्हें यही नींद आ गई थी, इसी कुर्सी पर। बीती रात उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे उसी वक्त अस्पताल लाना पड़ा। उसकी नब्ज खून का दौरा, तापमान, सब कुछ असामान्य तौर पर घट बढ़ रहा था। आंखें पलटी हुई थी और जबड़े आपस में बुरी तरह कसे हुए थे। सिर से पांव तक जैसे अकड़ गई थी वो। और यहाँ सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने साफ बता दिया कि ये केवल इन्फेक्शन का मामला नहीं है। उनकी जान सूख गई थी जब डॉक्टर्स ने कहा कि ये मिर्गी के लक्षण हैं। आगे की जांच करने के लिए कई सारे टेस्ट लिखे हैं और रिपोर्ट आने तक समीक्षा को अस्पताल में ही रखने की सलाह दी। सुबह के 8 बज रहे हैं और नपीसा लगातार उन्हें फोन कर रही है, जो कि बुटीक के बंद शटर के सामने खड़ी होगी इस वक्त। आज कविता जी ने ही उसे जल्दी आने को कहा था। कुछ दिनों से उनके पास एक शादी के कपड़ों का ऑर्डर पड़ा है, जो कि कल ही पूरा हो जाना चाहिए था, मगर समीक्षा की तबीयत के चलते हो ना सका। आज फिर वो अस्पताल में फंस गई है। उन्होंने बेचैन होकर माथे पर हाथ रख लिया। नपीसा ये ऑर्डर अकेले पूरा नहीं कर सकेगी और फिर बुटीक की चाबी भी उन्हीं के पास है। जब तक कविता जी चार्जिंग पर लगा मोबाइल निकालती, तब तक कॉल कट गई थी। उन्होंने जाकर समीक्षा के सिर पर हाथ फेरा और नपीसा को फोन लगाते हुए चुपचाप वार्ड से बाहर आ रही थी कि पैथोलॉजी वाले कह रहे हैं कि ब्लड रिपोर्ट दोपहर से पहले नहीं मिलेगी। अरुण डिस्पोजल में 2 चाय लेकर इस वार्ड में दाखिल हुआ। कविता जी ने एक कप हाथ में लिया। क्यों पता नहीं, उसने कंधे उचकाए। शायद खून का नमूना टेस्टिंग के लिए देहरादून के किसी लैब में जाता है और MRI भी देहरादून से ही लिखी है। कविता जी ने एक थकन भरी नजर बेहोश पड़ी समीक्षा पर की। अब वो क्या करे? एक बार उन्होंने मोबाइल पर रंजन जी का नंबर निकाला, डेल करने को हाथ उठाया और फिर नीचे छोड़ दिया। अव्वल तो उन्हें कुछ बताना ही बेकार है, डॉक्टरों से कहीं ज्यादा सवाल उनके होंगे, और फिर किसी तरह उन्हें शांत कर भी दिया तो भी उन्हें यहाँ पहुंचने में पूरा दिन लग सकता है। जब तक समीक्षा की मेडिकल रिपोर्ट्स ना आ जाए, उन्हें खबर करना शायद जरूरी भी नहीं। उन्होंने कुछ सोचकर मोबाइल पर्स में डाल लिया। अरुण उन्हें काफी देर से भांप रहा है। क्या हुआ? उसने पूछा। आज मेरा बुटीक जाना बहुत जरूरी था, तो आप जाओ, मैं हूं यहां। नहीं, तू कैसे संभालेगा उसे? मैंने क्या संभालना है, डॉक्टर संभालेंगे। अरुण ने एक बार और कंधे उचका लिए। कविता जी एक पल को तो प्रतिक्रिया ही ना कर सकी।
और फिर तुरंत अपने मोबाइल से नफीसा का नंबर मिला दिया। मोबाइल को कंधे और कान के बीच दबाए वो अपने पर्स में कुछ टटोलने लगी। हाँ नफीसा, तुम पहुंच गई? मैं बस निकल रही हूं घर से। भाई बात करते ही उन्होंने कॉल काटी और एक डेबिट कार्ड पर्स में से निकाल कर अरुण को देते हुए, मैं दोपहर तक आती हूं। यहां जो भी हो मुझे फोन पर बताते रहना। समीक्षा को छोड़कर कहीं जाना नहीं। वो जल्दबाजी में दहलीज की ओर बढ़ी, ठहरी और फिर एक बार अरुण की तरफ पलटकर, तू उसका ध्यान रख सकेगा ना? मम्मी प्लीज, मैं 19 साल का हो गया हूं। कविता जी सिर हिलाती हुई बाहर निकल आई। कल रात से पहले उन्हें भरोसा नहीं था अरुण पर, मगर अब हो गया है। कल रात समीक्षा की हालत देखकर उनके अपने हाथ पैर भी ठंडे पड़ गए थे। वो खुद भी अपने होश खो बैठी थी और अरुण ही था जो सारी भागदौड़ कर रहा था। उन्हें तो होश ही नहीं था कि कब अरुण ने शर्मा जी की गाड़ी बाहर निकाली, कब समीक्षा को ले जाकर गाड़ी पर रखा और अस्पताल लाया। वो तो बस समीक्षा को होश में लाने के लिए कभी उसका चेहरा थपथपाती रही और कभी उसकी हथेलियां मलती रही। उसी शाम 4 बजे वार्ड के बिस्तर पर पड़ी समीक्षा का बदन बुरी तरह अकड़ रहा है। सारी चादर उसने अस्त व्यस्त कर दी है। उसके हाथों की उंगलियां और पैरों के पंजे खिंचते जा रहे हैं। उसकी हर एक पेशी कांप रही है और वो जैसे काबू नहीं कर पा रही इस सब पर। दांत पीस पीस कर वो सिर पीछे तकिए पर मार रही है। बगल में खड़े डॉक्टर ने हड़बड़ाहट में एक इंजेक्शन भरा और वो लगाने को उसकी तरफ मुड़ा कि इंजेक्शन उसके हाथ से छूट गया। ओह गॉड, यू आर ब्लीडिंग। समीक्षा की नाक, कान और मुंह से खून निकल आया है। नसों में इतना तनाव है कि ग्लूकोज ड्रिप से खून बोतल में चढ़ने लगा। कुछ पलों को डॉक्टर सुन्न आंखों से धीरे धीरे बोतल में चढ़ते खून को चढ़ते देखती रहा और फिर जल्द ही उसने अपना होश संभाला और उसकी बाह से ड्रिप निकाल ली। उसके सिरहाने से एक छोटा तौलिया झटक कर उसका खून साफ करने लगा। समीक्षा लगातार सिर हिला रही है। प्लीज शांत रहो। इस डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा कि वो समीक्षा को किस तरह संभाले। समीक्षा उसे मौका ही नहीं दे रही कि वो आवाज देकर या पास रखे इंटरकॉम से किसी को मदद के लिए बुला ले। वो तो बस एक इंजेक्शन ही देने आया था, मगर इसकी खराब हालत देखकर वो कुछ घबरा गया है। उसके नाक और होठ साफ कर लेने के बाद उसने समीक्षा के कानों में रुई ठूंस दी। रिलैक्स बोलकर उसने बगल में रखे इंटरकॉम का रिसीवर उठाया ही था कि समीक्षा ने उसकी बाह पकड़ ली। मेरा डिस्चार्ज बना दो, दोहरी और काफी ठंडी आवाज थी ये। डॉक्टर ने धीरे से पलटकर उसके चेहरे पर देखा। समीक्षा उठ बैठी है। बस पल भर के लिए डॉक्टर को महसूस हुआ कि इस मरीज का चेहरा थोड़ा बदल गया है। कुछ ऐसा हो गया है जैसे पत्थर से बना हो। उसकी आंखों की पुतलियां दिखाई नहीं दे रही और इस वक्त उसे सिर्फ एक ही बात समझ आ रही है इस समय कि उसे चिल्लाना है।